ओके डियर्स, चलो अभी मैं आपको नेक्स्ट पार्ट बताता हूँ। वर्टिकल फॉर्मेट को आपने बाय कर लिया, अच्छे से सेट हो गया दिमाग में। ओके, इफ इट इज डन, इट इज परफेक्टली सेट। फिर भी मुझे आप पे कॉन्फिडेंस नहीं है, मुझे भरोसा नहीं है। आप इसको एक बार फिर से लिख के देखो। वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट को पूरा लिखो, सेल से लेके सीओजीएस से लेकर पूरा नेट प्रॉफिट, ट्रांसफर टू रिजर्व, वो सब जो आता है, फाइनल जो पीएनएल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस आता है वहां तक लिखो। विदाउट अमाउंट, कटपुट वाला लिखते हो ना आप लोग, वैसा लिख दो। एंड वर्टिकल बैलेंस शीट में भी सेम चीज करिए। वर्टिकल बैलेंस शीट कहां से शुरू होता है? हाँ, सोर्सेस ऑफ फंड्स, बराबर है। सोर्सेस ऑफ फंड से शुरू करो। जो इक्विटी या शेयर होल्डर फंड या जितने भी उसके नाम है, सब नाम लिखो। डोंट लीव एनी एरिया बिहाइंड, राइट एवरीथिंग एंड गो टिल वर्किंग कैपिटल अमाउंट तक। वर्किंग कैपिटल में क्विक, नॉन क्विक सब आना चाहिए आपको, उसमें एक भी गड़बड़ नहीं चाहिए मुझे। वो लिख लिया हो एक बार आपने तो ही ये वीडियो देखना, नहीं तो मार खाओगे तुम, नहीं तो गड़बड़ कर रहे हो, समथिंग यू आर नॉट ओबीडियंट। चलो, व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू नाउ, हमने वर्टिकल फॉर्मेट तो सीख लिया। नाउ वी आर गोइंग फॉर एनालिसिस विच इज कॉल्ड रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस, तो व्हाट इज दिस रेशियो एनालिसिस? रेशियो एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि आप दो या दो से ज्यादा फिगर्स को, अमाउंट्स को एक साथ कंपेयर करने के लिए लगा देते हो, ताकि आप उसको कुछ एस्टेब्लिश कर सको, उसमें से कुछ ट्रेंड निकाल पाओ। जैसे व्हेन यू लुक एट वन डेटा, एब्सोल्यूट नंबर, तो यू आर नॉट एबल टू जज कि वो क्या है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, वन डे आई वॉज थिंकिंग, जस्ट ऐसे सिटिंग बैठे ही था, तो ये मैं हूं, तो आई वॉज थिंकिंग कि मैं मैथ्स में कितना अच्छा हूं। ऐसा तो बहुत अच्छा नहीं हूँ, यू नो दैट वेरी वेल। तो मैंने ऐसे जस्ट कंपेयर किया, तो मैंने पता किया कि भाई मैं जब एसएससी में था तो मैथ्स में मुझे 90 मार्क्स आए थे। कितना आया था? 90। एंड व्हेन आई वाज इन एचएससी आई गॉट 80 मार्क्स। चलो बताओ वेयर आई वाज गुड। क्या मैं मैथ्स में 10th में अच्छा था या 12th में अच्छा था? तो ये मुझे कंपेयर करना है। लुकिंग एट ओनली जस्ट, मैं अगर बोलूंगा एसएससी में मुझे 10th में 90 मार्क्स था मैथ्स में, इट डजंट गिव एनी इंप्रेशन। अनलेस आई गिव यू द इंप्रेशन कि भाई कंपैरिजन करो, इसको जज करो। तो अब मैं कंपैरिजन करने दे रहा हूं मैं आपको क्या कह रहा हूं कि व्हेन आई वाज इन एसएससी आई हैड 90 मार्क्स, एंड व्हेन आई वाज इन एचएससी मुझे 80 मार्क्स था, एंड दीज आर माय रियल मार्क्स। प्लस 1 2 इधर उधर। चलो बताओ, मैं एसएससी में अच्छा था या एचएससी में, 10th में अच्छा था या 12th में? सम ऑफ यू मस्ट बी थिंकिंग सर 10th में अच्छे थे, आपको 90 मार्क्स मिले थे। कुछ लोगों को लग रहा होगा हाँ सर 10th में अच्छे थे। तो आप सभी को ऐसा फील हो रहा होगा कि मैं 10th में अच्छा था। मैंने आपको ये नहीं बताया कितने में से। तो आई टेल यू, दिस वाज आउट ऑफ 150 एंड दिस वाज आउट ऑफ 100। पहले हमारे टाइम पे जो 10th की एग्जाम होती थी ना, उसमें 10th का जो मैथ्स होता था, साइंस होता था, सोशल साइंस होता, इट यूज टू बी फॉर 150 मार्क्स। उसमें से मुझे 90 आया था। अब बताओ कौन सा अच्छा है? सर अब तो 10th अच्छा लग रहा है। अब इसमें से कौन सा बेस्ट है? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अब अपने को रेशियो का जरूरत पड़ेगा। अब रेशियो क्या करता है देखो, टू फिगर्स वी वांट टू मेक इट कंपेरेबल। सी, इफ यू वांट टू कंपेयर तो कंपेरेबल बनाना पड़ेगा। तो कंपेरेबल कैसे करेंगे? दोनों का बेस तो अलग है, तो बेस सेम करते। देखो, आउट ऑफ 150 आई गॉट 90, परसेंटेज निकालते हैं तो बेस सेम करना है, मतलब 100 रखते हैं बेस। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करो। सो 90 डिवाइड बाय, तो चलो 90 डिवाइड बाय 150 कितना आया? 60। सो ये आ गया 60 परसेंटेज। अब इसको करो, 100 मार्क्स में 80 आया था, तो 100 में कितना? 80%। क्या अब ये कंपेरेबल है? इफ आई से इन माई 10 स्टैंडर्ड मुझे मैथ्स में 60% था, और जब मैं 12th में आया तो मुझे मैथ्स में 80% था। अब बताओ कहां पर अच्छा था? सर अब तो दिख रहा है क्लियर कट कि आप 12th में स्मार्ट थे मैथ्स में, थैंक यू वेरी मच। तो अब डेटा कंपैरेबल हुआ। ये जो आपने कैलकुलेशन किया ना, ये परसेंटेज निकाला, सो आपने दो फिगर को आमने सामने रख के कुछ तो कैलकुलेशन किया, सो दैट यू कैन डू सम एनालिसिस, एंड दिस एनालिसिस कैन टेल यू एग्जैक्टली आपको क्या करना चाहिए। तो सेम एनालिसिस हम लोग कंपनीज के लिए भी कर सकते हैं। हम लोग पता कर सकते हैं कंपनीज का एफिशिएंसी कैसा है विथ रिस्पेक्ट टू वेरियस फैक्टर्स,
ऐसा नहीं है कि वी हैव टू जज इट ओनली बाई सम फैक्टर्स, तो आई कैन जज इट इन वेरियस फैक्टर्स। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लेट्स मूव फ्रॉम द कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू। अब कंपनीज को जज करना, कंपनी का थोड़ी मार्क्स होता है, कंपनी का तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। तो वी विल बी डूइंग दिस एनालिसिस फॉर फाइनेंशियल फिगर्स, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, बाय पुटिंग 2 or 3 फिगर्स टुगेदर विल ट्राई टू एनालाइज इट। अब एनालिसिस करने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। एक हो सकता है अपने ही परफॉर्मेंस को जज करना, लास्ट ईयर के कंपैरिजन में करंट ईयर में क्या पोजीशन है। अभी जैसे मैं आपको बोलता हूं इन 2019 कंपनी का सेल वॉज 100 रुपीज। इन 2020 कंपनी का सेल वॉज 200 रुपीज। चलो बताओ वेयर इट इज गुड। ये सेल्स है, तो आपको लगेगा कंपनी ने तो अच्छा ग्रोथ किया है सर, सेल तो देखो कंपनी का 100 से 200 हो गया, डबल हो गया है। तो मैंने आपको ये बताया क्या, कितना फिक्स असेट था, इन्वेस्टमेंट कितना था। तो जब ये था तब इन्वेस्टमेंट था 1000, और जब सेकेंड ईयर है तो इन्वेस्टमेंट 2000 था। मतलब बाय इन्वेस्टिंग 1000 वी गॉट 100 रुपीज का सेल, बाय इन्वेस्टिंग 2000 वी गॉट 200 का सेल। अब आप इसको कंपेयर करोगे तो यू विल रियलाइज बोथ ईयर वी हैड 10% सेल्स कंपैरिजन ऑफ फिक्स असेट के। तो फिक्स असेट और सेल्स का रिलेशन निकाला, वी रियलाइज बोथ ईयर वी वर सेम, क्योंकि हमारा परसेंटेज तो जो इन्वेस्टमेंट था उसका 10% तो सेल था। तो ऐसे हम लोग एनालिसिस कर पाते हैं। इफ आई गिव यू ओनली दिस डेटा देर इज अ मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन, एंड यही आपको फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में डेटा होता है, आपके पास सिर्फ सेल्स का फिगर होता है। इफ यू डोंट कंपेयर इट विद अदर फिगर एंड ट्राई टू एनालाइज इट, तो आप नहीं बता कर सकते कि कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा था। इसको मैं ऐसे भी ले सकता हूं, कंपनी का प्रॉफिट in 2019 was say 100 rupees, and in 2020 company का profit was say 100 rupees. Now tell me where the company was best. Sir, it is same. This is the stupidity to compare these two figures, because you must ask me immediately, sir, tell me the sales, because I want to compare out of how much sale we got this profit. So मैं आपको बोलता हूँ sale was 1000 and sale was 2000. चलो आप बताओ। तो यहां से आपको एक चीज समझ में आ रही है कि सर जब 1000 का सेल था तो 100 रुपया प्रॉफिट हुआ, 100 विच इज 10%, एंड व्हेन देयर वाज अ 2000 का सेल स्टिल वी हैड 100 का, दैट मींस ओनली 5%। सो वी वर बेटर इन 2019 एंड नॉट 20। दिस इज अ कंपैरिजन, दिस इज कॉल्ड रेशियो एनालिसिस व्हेन वी आर पुटिंग प्रॉफिट वर्सेस सेल्स, सो यू आर एबल टू कंपेयर दिस टू फिगर्स। सो ऐसे एनालिसिस किया जाता है। नाउ टू डू दिस एनालिसिस, कुछ भी उठा के किसी भी फिगर को कंपेयर करोगे तो उसका मीनिंग आपको समझ में आना चाहिए कि वो कंपैरिजन क्यों किया। तो रेशियो एनालिसिस करना है आपको, ये चैप्टर सीखना है, तो आपको कुछ रेशियोज पहले से ही पता होना चाहिए जो फेमस है, जो रेशियोज मार्केट में यूज किए जाते हैं और उसके दम पे जजमेंट समझ में आता है। जैसे आई विल बी टीचिंग यू रेशियोज से रिलेटेड टू सॉल्वेंसी। सॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है, वेदर कंपनी इज सॉल्वेंट और इनसॉल्वेंट। सॉल्वेंट मतलब जब उसको लाइबिलिटी पे करना होता तो पे कर पाएगा कि नहीं। अभी मान लो आप मेरे साथ बोले कि चलो सर मैं आपको नाश्ता कराता हूँ, मैं बोला ठीक है चलो ताज में चलते हैं, तब बोले ही ताज में कैसे क्यों लेके जा रहे हो सर, उतना मेरा सॉल्वेंसी नहीं है, क्योंकि ताज वाला जो बिल थमाएगा वो बिल मैं नहीं पे कर पाऊंगा। आप चलो नुक्कड़ पे वड़ा पाव खा रहे हो तो ठीक है, उतना मैं पे कर सकता हूँ, देयर आई हैव अ वेरी गुड सॉल्वेंसी। सो वी हैव टू जज द कंपनी विद रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंसी। तो एक रेशियो सॉल्वेंसी का सीखेंगे। ऐसे ही होता है लिक्विडिटी का। लिक्विडिटी इज मोर डीपेस्ट वर्जन ऑफ सॉल्वेंसी। लिक्विडिटी मतलब अभी आपके जेब में कितना पैसा है, अभी का अभी चलो चाय पी सकते हैं क्या, तो कितना आपके अभी अभी हाथ में है जो आप खर्च करने के लिए रेडी हो, उसको बोलते हैं लिक्विडिटी। तो वो अपने को लिक्विडिटी पे सीखना है। फिर अपने को सीखना है कैपिटल स्ट्रक्चर्स। वी विल बी लर्निंग ऑल अबाउट द कैपिटल स्ट्रक्चर, मतलब कितना पैसा कैसे लाके क्या करना चाहिए। तो विल बी लर्निंग अबाउट द कैपिटल स्ट्रक्चर। वी ऑल्सो विल बी लर्निंग अबाउट द मैनेजमेंट एफिशिएंसी। मैनेजमेंट की एफिशिएंसी भी सीखेंगे। एंड वी विल बी लर्निंग अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी। Yes, I know there are too many ratios.
एंड देयर इज अदर। अदर का तो बात ही नहीं करते हैं। ये रेशोज अपने को सीखना है, ठीक है। बहुत इजी है, आपको सिर्फ ध्यान देना है, आपको मुझे सुनना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है, जितना बोलूंगा उतना करो, दैट्स इट। नाउ आई विल बी स्टार्टिंग विथ द वेरी फर्स्ट रेशियो। कोई लिखेगा नहीं, प्लीज लिसन टू मी फर्स्ट। आई विल बी टॉकिंग अबाउट द सॉल्वेंसी नाउ। अब सॉल्वेंसी क्या होता है? सॉल्वेंसी दो टाइप से जज करनी है अपने को। एक हमको जज करनी है शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, एक जज करनी है लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी। इसमें मेरा एक सिंपल सा एग्जांपल सुन लो। मेरा एक दोस्त है, वो फॉरेन में रहता है, यूएसए में। सडनली ही केम टू इंडिया और बोला यार दिलीप से तो मिलना ही पड़ेगा, बहुत दिन हो गया। मैं भी बोला आजा मिलते हैं। ही केम विथ हिज ब्रांड न्यू कार एंड मेरे पास आया, बोला कि दिलीप चल तुझे चाय पिलाता हूँ। मैं बोला यार बहुत अच्छी बात हो कि बहुत दिन बाद मिल रहे, बहुत अच्छा लग रहा है, चल चाय पीते। तो बोला ठीक है चलो। फिर हम लोग नुक्कड़ पे चले गए आसपास में, क्योंकि बोला चलो आसपास में इधर खड़े होकर चाय पी लेते, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग खड़े हो गए, चाय वाय पिया, मस्त चाय। तो बिल हुआ समझो 20 रुपया, 10 रुपए का एक चाय था, 20 रुपए का बिल हुआ। ये भाई एकदम मतलब खड़ा था और एकदम मतलब चार्मिंग पर्सनैलिटी एंड गुड, पूरा पैसा बोलेगा तो अनलिमिटेड, पूछो ही मत। फॉरेन में भी है बहुत, इंडिया में भी है। देन इमीडिएटली वो चाय की टपरी पे उसने क्रेडिट कार्ड निकाला और डेबिट कार्ड कार्ड निकाला, कार्ड से पेमेंट करने के लिए बोला। सामने वाला चाय वाला उसको देख रहा है, बोलता, और फिर मेरी तरफ देख रहा है, किसको लाया तुम? मैं भी उसकी तरफ देख रहा हूँ। मैं बोला सॉरी ये कार्ड नहीं चलेगा टपरी पे। क्या कार्ड नहीं चलेगा? बोला हाँ कार्ड नहीं चलता, अभी 20 रुपए के लिए कोई कार्ड थोड़ी देता है यार। तो मेरी तरफ ऐसा देखने लगा, बोला यार मेरे पास तो कार्ड ही है, मैं तो कैश नहीं लाया हूँ। अब मुझे बताओ मेरे दोस्त का क्या इज्जत रह गया? चाय पिलाने आया था मुझे कार्ड लेके, तो मुझे बताओ क्या उसकी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी है? क्या उसकी अपनी जो खड़ी खड़ी लाइबिलिटी, जो आंख के सामने लाइबिलिटी, क्या वो पे कर पा रहा है? नहीं कर पा, तो उसकी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी अच्छी नहीं है। डज इट मीन क्या उसका लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी अच्छा नहीं है? क्या वो चाय वाले को पैसा नहीं दे सकता? ऐसा नहीं है सर, पैसा दे सकता है। तो ये उसका शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी अच्छा नहीं है, अभी नहीं पे कर पा रहा है, लेकिन ऐसे बोलोगे तो लंबे टाइम में पे कर पाएगा। तो अगर मुझे किसी भी कंपनी का शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी जज करना है कि शॉर्ट रन में वो लोग पैसा दे पा रहे हैं कि नहीं, लॉन्ग रन का बात मत करो, तो अपने को देखना पड़ेगा शॉर्ट रन में जो लायबिलिटी और शॉर्ट रन में जो असेट्स हैं उसका कंपैरिजन करना है। तो कैसे करेंगे? देखो, शॉर्ट टर्म वाले असेट्स को बोलते हैं करंट असेट्स। सो करंट असेट्स को हमको डिवाइड करना है करंट लायबिलिटी के साथ। इसका जो रेशो आएगा उसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशो। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशो कैसे करेंगे? अभी ये एक फॉर्मूला है। अब मान लो कंपनी का करंट असेट है 2 लाख और उसकी करंट लायबिलिटी 1 लाख। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कंपनी को 1 लाख रुपए पे करने हैं, जिसके अगेंस्ट में कंपनी के पास कितना है? 2 लाख रुपीस। क्या कंपनी पे कर सकता है? यस बिल्कुल पे कर सकता है, बिकॉज अगर इसको रेशो में डिपिक्ट करूं तो इट विल बी लाइक दिस 2:1। इट मीन्स फॉर एवरी 1 rupee ऑफ लायबिलिटी दे हैव 2 rupees इन हैंड, सो दे हैव गुड सॉल्वेंसी। अब आप खुद जज करो। समझो ए लिमिटेड है, उसका है 2:1। समझो बी लिमिटेड है, उसका है 3:1। समझो सी लिमिटेड, उसका है 5:1। टेल मी विच कंपनी इज वेरी सॉल्वेंट? शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी किस कंपनी का अच्छा है? तो आप बोलोगे सर सी का बहुत अच्छा है, इट्स वेरी गुड। या बी का सर उससे अच्छा नहीं है लेकिन ए से अच्छा है। सो व्हेन यू कंपेयर, यू जज कंपेयर टू अदर कंपनी। अब अगर मुझे इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है तो आई विल बी थिंकिंग ना, जिस कंपनी का शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी अच्छा होगा वो कंपनी में मैं जाऊं। मैं ऐसी कंपनी में क्यों जाऊं जो मर रहा है? मैं ऐसी कंपनी में क्यों जाऊं जिसका 1:1 है, 1 रुपए के पीछे 1 रुपए का लाइबिलिटी। तो इससे हम लोग को क्या समझ में आ रहा है कि व्हाट इज द शॉर्ट रन में क्या सॉल्वेंसी है, ठीक है। बट दैट इज नॉट द ओनली थिंग विच वन मस्ट लुक इनटू, you need to look at the other aspects as well also.
तो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी का रेशो क्लियर हो गया। तो आई टॉट यू वन रेशो विच इज शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी। क्या रेशो मैंने बताया बेटा तेरे को? करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी। इज दैट क्लियर? डन, वेरी गुड। इवन आई वॉन्टेड टू राइट इन अ शॉर्टकट, चलेगा तुमको शॉर्टकट में लिखूंगा तो? हाँ, तो मैं ना क्या करता हूँ, इस चीज को ना फिर से मिटाता हूँ और मैं ना पूरा शॉर्टकट में लिखना चाहता हूँ। सो लेट मी राइट इन अ शॉर्टकट। सो माय फर्स्ट इज शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी एंड लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी। ठीक है, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी कैसे कैलकुलेट करोगे? करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी। एग्जाम्पल क्या दिया? करंट असेट अगर मान लो 4 रुपीज है एंड आई हैव अ लायबिलिटी 1 रुपी और से 2 रुपीज, तो इसको रेशो में लिखा जाता है। रेशो मतलब ऐसे लिखते हैं 2/1। दैट मीन्स वी हैव 2:1। दिस इज द रेशो। फॉर एवरी 1 रुपी ऑफ लायबिलिटी आई हैव अ 2 रुपीज ऑफ असेट। इससे अपने को शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी जज होती है। इज दैट क्लियर विथ यू गाइस? अब एक चीज होती है आइडल रेशो। इफ आई हैव अ 2 कंपनी टू कंपेयर, तब तक ठीक है। अगर मेरे पास 2 कंपनी नहीं है, आई हैव टू कंपेयर माई कंपनी विद अ स्टैंडर्ड रेशो। एक होता है ना स्टैंडर्ड, कि जैसे कि हम लोग बोलते हैं 60 के नीचे आएगा तो सेकंड क्लास, 60 के ऊपर आएगा तो फर्स्ट क्लास, वैसे स्टैंडर्ड है। तो 2:1 इज अ गुड। 2:1 के नीचे जाएगा बिलो, जैसे मान लो 1:1 है या 1.5:1 है, लाइक दिस, देन इट इज नॉट गुड। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी इज नॉट गुड। ठीक है, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी नॉट गुड। अगर अबव गया, अबव मतलब 2:1 या 2:1 और समझो ना 4:1 ऐसा, देन इसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी इज वेरी गुड और गुड। इस तरीके से जज किया जाता है। आर यू क्लियर विद दिस? सो व्हाट इज आइडल रेशियो? आइडल रेशियो गिव्स यू द इंप्रेशन इफ यू वांट टू कंपेयर योर अमाउंट विद अ स्टैंडर्ड। तो कैसे निकालेंगे शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, ये क्लियर हो गया। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी का फॉर्मूला क्या है? करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। कम टू द लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, लंबे टाइम की सॉल्वेंसी। अभी मुझे आपसे क्वेश्चन है, मान लो आप बिजनेस करने आए और आपने क्या डिसाइड किया कि बिजनेस करूंगा, और समझो बिजनेस में लगने वाले हैं 100 रुपए। कितने लगने वाले हैं? 100 रुपए। अब इस 100 का 100 रुपया आपने इसमें क्या किया? 20 रुपए आपने घर से लाया, 80 रुपए का लोन लिया है, तो 20 आपने घर से लाया, 80 रुपीज का आपने लोन लिया। ऐसे आपने 100 रुपए से बिजनेस शुरू किया। अब पहले साल में लॉस हुआ, बोलो बिजनेस कंटिन्यू करोगे कि नहीं? सर करूंगा ना, बिकॉज फर्स्ट ईयर में तो हर बिजनेस में लॉस होता है। यस, वेरी ट्रू, वेरी गुड। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू, नेक्स्ट ईयर ऑल्सो यू गॉट अ लॉस, बिजनेस कंटिन्यू करोगे कि नहीं? सर करूंगा, बिकॉज फर्स्ट ईयर में लॉस हुआ था, सेकेंड ईयर में ठीक है चलो लॉस हो गया रहेगा, आई गो विद द थर्ड ईयर, बिकॉज इतनी मेहनत से बिजनेस किया है तो आई कैन नॉट स्टॉप इट। ठीक है, थर्ड ईयर में भी मान लो लॉस हुआ, तो आप बोलोगे सर थर्ड ईयर में लॉस हुआ तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, बिकॉज मैंने क्या लिया है? लोन लिया है। बैंक वाला थोड़ी मानेगा तेरी बात। बैंक वाला तो बोलेगा फर्स्ट ईयर में लॉस हो कि प्रॉफिट हो, मेरे को इंटरेस्ट चाहिए, सेकंड ईयर में लॉस हो कि प्रॉफिट हो, इंटरेस्ट चाहिए, थर्ड ईयर में लॉस हो कि प्रॉफिट हो, इंटरेस्ट चाहिए, तो अपने को तो देना पड़ जाएगा। तो बोलने का मतलब जब आप लोन लेके बिजनेस कर रहे हो तो कहीं ना कहीं तो आपको इस बात का प्रेशर है कि आपको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, तो ये लंबे टाइम तक नहीं चलेगा। बट वॉट इफ आई सजेस्ट यू, मान लो आप 100 रुपीज जो था, 100 का 100 रुपीज आपने 80 रुपीज घर से लाया था, और से फॉर द टाइमिंग 100 रुपीज घर से लाया था, पूरा पैसा घर से लाया, आपका खुद का ही शॉप है, ओन्ड है, एंड यू आर ओनली वर्किंग देयर। सो कितना दिन तक लॉस बेयर कर सकते हो? सर ऐसे लॉस बेयर करना, मेरा खुद का ही शॉप है और मैं ही खुद काम कर रहा हूं तो आई कैन बेयर इट अनलिमिटेड।
That means your solvency will be very good in the long run when you don't have a much borrowed fund. तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी अगर किसी की जज करनी है तो अपने को ये देखना बहुत जरूरी है कि टोटल जो इन्वेस्टमेंट है, टोटल असेट में से शेयर होल्डर फंड कितना है, दिस रेशियो. सपोज आउट ऑफ 100 रुपीज आपका 80 रुपीज आपका है शेयर होल्डर फंड. दैट मीन्स 80% इज ओन्ड फंड. तो आप लंबे टाइम तक सॉल्वेंसी मेंटेन कर सकते हो. अगर 20% है ओन्ड फंड तो कहीं ना कहीं तो आपको एक टेंशन है कि लोन बहुत ज्यादा है सर पे, है ना. तो इसका भी एक आइडल रेशियो है. आई राइट इट. आइडल रेशियो टू कंपेयर योर अमाउंट विथ सम अदर. जैसे 80 इज गुड और बैड, वैसा प्रिफरेबल होता है 75 एंड अबव. एंड अबव इज ट्रीटेड टू बी गुड. आइडल रेशियो 75 के ऊपर रहेगा. बट डोंट जस्ट डिपेंड अपॉन द आइडल रेशियो. आइडल रेशियो ज्यादा कुछ नहीं बताते, ये जस्ट एक आइडिया देते हैं कि हाँ भाई जज करना है, एक जजमेंट लिखना है तो ठीक है. तो 80% इज वेरी गुड इनफ. इससे नीचे रहेगा तो ठीक है, और नीचे रहेगा तो वेरी बैड, ऊपर रहेगा तो गुड. योर सॉल्वेंसी इज गुड. तो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी एंड शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी कैसे जज करना है, आर यू क्लियर विद दिस? So did you understand the first part, solvency? Okay, this is first part. Let's go into more deep of this. Solvency के बाद आता है second ratio, आता है is liquidity. Now liquid का मतलब क्या होता है? Liquid मतलब money, पैसा. So when I talk about the money, अब मुझे ये जानना है, इसमें भी दो पार्ट करते हैं. एक होता है जिसको कहते हैं इमीडिएट लिक्विडिटी, इमीडिएट लिक्विड रेशो. नो, व्हाट इज इमीडिएट लिक्विड रेशो? इमीडिएट का मतलब होता है अभी का अभी पे करना है तो कितना पे कर सकता है वो. तो सिंपल सा चीज है, क्विक असेट अपॉन क्विक लायबिलिटी. क्विक का मतलब होता है जिसको पे करना है, जिसका अपने को मालूम है, टाइम मालूम है. क्विक असेट में भी अपने को मालूम है जिसका टाइम मालूम है, तो वो. अब ये जो होता है इसको बोलते हैं अपन इमीडिएट लिक्विड रेशो. इसके और भी नाम है, इसके और भी नाम है. जैसे इसको हम लोग लिक्विड रेशो बोलते हैं, इसको हम लोग क्विक रेशो बोलते हैं, इसको हम लोग एसिड टेस्ट रेशो भी बोलते हैं. ये तीनों भी एक ही का नाम है. लिक्विड रेशो बोलो, क्विक रेशो बोलो, एसिड टेस्ट रेशो. ठीक है, एसिड टेस्ट रेशो, एसिड कैसा होता है वैसा. तो दिस इज देयर. हाउ विल यू कैलकुलेट दिस? सिंपल है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं इफ यू अंडरस्टैंड रियली. और वी कैन राइट करंट असेट में से माइनस नॉन क्विक assets. टेल मी द नॉन क्विक एसेट्स, वो माइनस कर दो. और करंट लाइबिलिटी में से माइनस कर दो नॉन क्विक लाइबिलिटी. अगर आप मुझे पूछोगे तो कैसे माइनस करो? करंट असेट में से स्टॉक माइनस कर दो, प्रीपेड एक्सपेंस माइनस कर दो, करंट लाइबिलिटी में से बैंक ओडी माइनस कर दो. हो गया. दिस इज एग्जाम्पल. समटाइम इट इज रिटन लाइक दिस, लिक्विडिटी रेशो. अगर वर्ड लिक्विडिटी यूज किया तो उसका मीनिंग ऐसा होता है क्विक असेट अपॉन करंट लाइबिलिटी. ऐसा कब होता है? अगर आपका बैंक ओडी मान लो है ही नहीं, बैंक ओडी मान लो 0 है, इसका मतलब क्या हो गया? क्विक लाइबिलिटी इज इक्वल टू करंट लाइबिलिटी. बराबर ना. अगर बैंक ओडी है ही नहीं तो करंट लाइबिलिटी माइनस 0 हो गया, तो आपका क्विक लाइबिलिटी इज इक्वल टू दिस. तो लिक्विडिटी रेशियो ऐसे बनता है, क्विक एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी. बेसिकली इस तरीके से हम लोग इमीडिएट लिक्विडिटी फाइंड आउट करते हैं. तो आपको कौन सा वाला फॉर्मूला याद रखना है? आपको पहला वाला याद रखना है, द फर्स्ट वन. तो इमीडिएट लिक्विडिटी जज करनी है तो क्विक एसेट अपॉन क्विक लाइबिलिटी. इसका और नाम क्या है? लिक्विड रेशियो, क्विक रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो. नाउ another formula which I want to calculate is called stock टू वर्किंग कैपिटल. आई वॉन्ट टू नो मेरे वर्किंग कैपिटल में कितना पैसा मैंने स्टॉक में ब्लॉक किया, बिकॉज स्टॉक इज अ नॉन क्विक. सो हाउ कैन वी फाइंड आउट? सिंपल है, स्टॉक अपॉन वर्किंग कैपिटल.
जस्ट ये रेशियो निकालना है। अपने को पता करना है जो टोटल वर्किंग कैपिटल है उसमें स्टॉक कितना। बहुत ज्यादा स्टॉक होगा ना तो समझ जाओ कि हम लोग जो कैपिटल लाए हैं उसमें ज्यादातर तो हम लोग ने स्टॉक में डाल दिया। जैसे एग्जांपल देख लो, अ, मान लो मेरा वर्किंग कैपिटल है 100 रुपया एंड माई स्टॉक इज 60 रुपीज। इसका मीनिंग समझ रहे हो क्या? जो मैंने 100 रुपीज घर से लाया है फॉर वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल मतलब माई डे टू डे एक्सपेंस, माई डे टू डे एक्सपेंस के लिए, उसमें का 60 रुपीज मैंने स्टॉक में डाल दिया। हेलो, माल खरीद के रख दिया। इज इट लिक्विड? सो आई हैव ब्लॉक द लॉट ऑफ मनी इनटू नॉन लिक्विड। इससे क्या होता है, मेरा जो लिक्विडिटी है ना वो अफेक्ट होता है। आई विल नॉट बी दैट लिक्विड इनफ, ऐसे चलता है। सो दिस इज देयर। सो व्हाट इज द आइडल रेशियो वन कैन हैव? सो आइडल रेशियो फॉर लिक्विड इमीडिएट लिक्विडिटी के लिए 1:1 है। हर 1 रुपए के पीछे 1 रुपए का लाइबिलिटी होना चाहिए, मतलब हर एक क्विक असेट के पीछे क्विक लाइबिलिटी 1 रुपया ही होना चाहिए। लोअर देन दिस इज नॉट गुड। ओ, इसके ऊपर अच्छी बात है। इधर आ जाओ। आइडल रेशियो जो है 50% और मोर और लेस, सॉरी, और लेस देन 50%। देखो 50% तक ठीक है, 100 रुपए में से 50 रुपए आपने स्टॉक में डाला, ठीक है। 50 से ज्यादा डाला, इट्स नॉट गुड। 50 से कम डाला, गुड। स्टॉक में कम से कम पैसा ब्लॉक किया, आपके पास पैसे हैं। तो दिस शोज योर लिक्विडिटी रेशियो। आर यू क्लियर विद? डू नॉट राइट, फर्स्ट लिसन टू मी वेरी केयरफुली। ये पूरा बाय हार्ट होना चाहिए दिमाग में, और हो जाएगा। आप सुनोगे तो हो जाएगा, आप इधर उधर बकवास करोगे तो नहीं होएगा। ये क्लियर हो गया आपको? सो दिस इज द सेकेंड वन आई डिड। चलो थर्ड वन पे आ जाओ। थर्ड, आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट द कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो। आई कॉल इट CSR. नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट द कैपिटल स्ट्रक्चर, तुमको मालूम होना चाहिए कि जो टोटल कैपिटल होता है उसमें दो टाइप के कैपिटल होते हैं। एक को बेटा बोलते हैं इक्विटी, और एक को ना पॉपुलरली नोन एज डेट कैपिटल। डेट कैपिटल मतलब लोन लिया हुआ पैसा। इक्विटी के अंदर भी दो पार्ट होता है, एक होता है इक्विटी शेयर होल्डर फंड और एक होता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अंदर इक्विटी शेयर होल्डर फंड में भी पार्ट्स होते हैं, यू नो दैट, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस। ये दिखाई दिया आपको? से फॉर एग्जाम्पल, if I have say reserves of 20 rupees and 80 rupees of capital, it means I have 100 rupees of equity shareholder fund, or say 100 rupees of my preference share capital. So this makes 200 rupees of my shareholder fund, that is equity. Debt capital में मान लो मेरे पास है 100 rupees, so it makes, let's have 200 rupees, so total capital is 400, so I have 400 rupees. अब मुझे समझना है how my capital structure affects my overall organization and business. देखो, अब तुम सोच के बताओ, ज्यादातर खुद का पैसा यूज करना चाहिए या लोन लेना चाहिए? अगर आपने लेवरेज चैप्टर पढ़ा होगा तो आपने रियलाइज किया होगा कि हम दूसरों का पैसा यूज करके अच्छा बेनिफिट निकाल सकते हैं। हमको हमेशा ऐसा फील होगा कि ज्यादातर काम हमें खुद से करना चाहिए, बट प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, बिकॉज यू हैव ओनली 24 आवर्स। हर काम आप नहीं कर सकते, इसलिए डेलीगेशन होता है, तो उसका लेवरेज बेनिफिट मिलता है। अगर डेलीगेशन रॉन्ग हो जाएगा तो बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब यहां पर अगर हम लोग इस थियरी को समझें और कोशिश करें यहां से रेशोज निकालने का, तो रेशो कैसे बन सकता है? देखो, व्हेन आई टॉक अबाउट CSR, कैपिटल स्ट्रक्चर रेशो, आई विल बी टॉकिंग अबाउट फर्स्ट रेशो, डेट इक्विटी रेशो। आई कॉल इट DER। डेट का इक्विटी के साथ क्या रिलेशन है? आई विल टेल यू व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। आई एम टॉकिंग अबाउट डेट एंड इक्विटी रेशो। इसका इसके साथ क्या रिलेशन है? तो देखो, डेट ऊपर, इक्विटी नीचे। सो 200 अपॉन 200, कैन आई से 1:1? इसका मतलब ये है
हर 1 रुपया खुद का पैसे के अगेंस्ट में मैंने 1 रुपया बोरो करके पैसा लाया है. दिस 1 रुपी बिलोंग्स टू मी एंड दैट 1 रुपी बिलोंग्स टू आउटसाइडर. तो इस हिसाब से मैंने स्ट्रक्चर डिजाइन किया है. सो वेदर इट इज गुड और नॉट, अगर आपने लेवरेज चैप्टर पढ़ा है तो आप लोन ले सकते हो, लोन को यूटिलाइज कर सकते हो. सो यहां पर जो आइडल रेशियो बनता है इज 2:1. It means against 1 rupee of equity, you can have 2 rupees debt. ये समझा क्या? सर अगर मेरा 3:1 हो गया तो 3:1 का मतलब आपने बहुत ज्यादा डेट ले लिया. आपने बहुत ज्यादा डेट ले लिया क्योंकि आपने 3 रुपीज का डेट लिया अगेंस्ट 1 रुपी का इक्विटी. सो इसको बोलेंगे बहुत ज्यादा लोन लेने से क्या हो जाता है, आपकी लाइबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है. यू विल हैव लेवरेज बेनिफिट नो डाउट, बट एट द सेम टाइम यू आर अंडर प्रेशर कि आपको लोन के ऊपर इंटरेस्ट देना है ना कंपलसरी. इधर पे फिक्स रिटर्न देना पड़ता है आपको, यहां पर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा बेटा, और यहाँ पे डिविडेंड पे करना है. दोनों में फर्क यह है कि डिविडेंड तब पे करना पड़ता है व्हेन देयर इज अ प्रॉफिट. इंटरेस्ट आपको पे करना ही पड़ेगा वेदर देयर इज अ प्रॉफिट और नॉट. सो इट अफेक्ट्स 3 रुपीज पे इंटरेस्ट पे करना. सो जनरली ऐसे हम लोग इग्नोर करते हैं कि ये ना हो, डेट इक्विटी रेशियो इतना ज्यादा होगा तो इट इज नॉट अ गुड कंपनी, नॉट एडवाइजेबल. लॉन्ग रन में ये कंपनी सस्टेन नहीं करेगी, शॉर्ट रन में मरने वाली हालत पर है. ये लोन पे जिंदा है कंपनी, है ना. ये कंपनी किस पे जिंदा है? लोन पे जिंदा है. मरने वाली है. मरने वाली मतलब कभी भी ये कंपनी इंसॉल्वेंट हो सकती है. और मान लो ये 4:1 हो जाए तो ये मर चुकी है, बस आत्मा इसकी उड़ने वाली है. तो ऐसा. सो प्रिफरेबल 2:1 और लोअर देन दैट. That is one capital structure ratio. Another one is called capital gearing ratio. I call it CGR. इसमें क्या करना है? फिक्स्ड रिटर्न कैरिंग कैपिटल, और ऐसे कर देते ना, कैपिटल कैरिंग फिक्स्ड इंटरेस्ट और डिविडेंड अपॉन कैपिटल नॉट कैरिंग फिक्स्ड इंटरेस्ट और डिविडेंड. इन शॉर्ट, इधर देखो, इसको तो बोरोड फंड भी कहते हैं. बोरोड फंड, डेट कैपिटल दोनों भी बोल सकते हो. बोरोड फंड इज अ फेमस नेम. इसको पता है हम लोग को फिक्स परसेंटेज देना पड़ता है और इसको फिक्स परसेंटेज देना पड़ता है. तो ये दोनों को ऊपर लिखेंगे. दैट इज टू से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस बोरोड फंड ऊपर आ जाएगा. अब आप सोच के बताओ, अगर ये और ये लिख दिया तो बचा कौन? ये बचा, वो नीचे आ जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर फंड. दिस टेल्स यू इन लोगों को फिक्स्ड देना है और इन लोगों को फिक्स नहीं है. जो बचेगा वो फिक्स नहीं है, मतलब बैलेंस. तो आपकी कंपनी में कोशिश करना चाहिए कि फिक्स्ड वाले कम हो. जैसे इफ यू आस्क मी, दिस इज 100, दिस इज 200 आउट ऑफ 100. सो 300 रुपीज को फिक्स दे रहा हूं और 100 रुपीज मेरा नॉट फिक्स्ड है. बोले तो 3:1 ये मेरा रेशो है. दिस इज माई कैपिटल गियरिंग रेशो. इस कंपनी को लेवरेज बेनिफिट ज्यादा मिलेगा. ऐसी कंपनी को बोलते हैं हाई गियर्ड कंपनी. गियर्ड कंपनी. अब मान लो कोई कंपनी का 1:1 है, इसका मतलब उसका फिक्स्ड वाला 1 है और खुद का पैसा 1, ऐसा. तो इसको, ये सीजीआर है. इसको बोलते हैं लो गियर्ड कंपनी. ऐसी भी कंपनी हो सकती है खुद का ही पैसा लगाया, उसने बोरो लिया ही नहीं है, जीरो. ये भी एक कैपिटल गियरिंग रेशियो है. इसको बोलते हैं नो गियर्ड और अनगियर्ड कंपनी. ऐसी कंपनी को कोई लेवरेज बेनिफिट नहीं मिलना है, कोई एडवांटेज नहीं मिलना है.
क्योंकि जब आप दूसरों का पैसा यूज करते हो और यू नो दूसरे से काम कैसे निकाला जा सकता है, इफ यू नो दैट टैलेंट वेरी वेल, यू कैन बिकम रिच वेरी सून। तो आपको ये सीखना बहुत जरूरी है कि हाउ हाई गियर्ड कंपनी कैन बी हैंडल, लेकिन हाई गियर्ड को हैंडल नहीं कर पाए तो आप डूब भी जाओगे। तो कुछ लोग रिस्क लेना नहीं पसंद करते तो नो गियर पे जाते हैं, कुछ लोग रिस्क लेना पसंद करते थे गो फॉर हाई गियर। जैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करोगे तो यू हैव अ लॉट ऑफ स्टोरीज कि पैसा डूब जाता है, यू कैन हैव एट द सेम टाइम लॉट ऑफ स्टोरीज जहां पर पैसा बहुत बनता है। तो हाई गियर एंड लो गियर में हमेशा फाइट चलती रहती है, एंड दैट फाइट विल ऑलवेज बी देयर, वो कभी खत्म नहीं होने वाला। फिलहाल के लिए हमारा फाइट खत्म हो गया है। आई कैलकुलेटेड CSR में 2 रेशियोज, one is this, second is this. Total as of now we have done total 6 ratios। देखो, पहले सॉल्वेंसी रेशियो किया, सॉल्वेंसी में 2 किया, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी। लिक्विडिटी रेशियो किया, टॉक अबाउट मनी, इमीडिएट लिक्विडिटी, लिक्विड रेशियो जिसको बोलते हैं, एंड स्टॉक टू वर्किंग कैपिटल। थर्ड अभी हम लोग ने जस्ट किया, कौन सा, कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो, अंडर विच कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो वी डू टू थिंग, डेट इक्विटी रेशियो एंड कैपिटल गियरिंग रेशियो। टोटल 6 रेशियोज हो गए। पहले ये 6 लिखो, फिर आगे बात बनेगी। ये हो गया तेरा 1, 2। करना क्या है वो बाद में बताऊंगा, पहले लिख लो। 3। नाउ आई विल टेक टू द 4th रेशियो। अब हम लोग कोशिश करेंगे ये समझने के लिए मैनेजमेंट की एफिशिएंसी कैसे चेक की जाती है। हाउ वी कैन जज द मैनेजमेंट एफिशिएंसी। अगर किसी की भी एफिशिएंसी जज करनी है तो कुछ चीजें चेक करनी होती है। अभी तक जो भी रेशियोज आपने देखे ना, ये सब बैलेंस शीट से ही निकल रहे हैं। आप देखो, करंट असेट, करंट लाइबिलिटी, करंट एसेट, नॉन क्विक, स्टॉक, वर्किंग कैपिटल, इक्विटी, डेट कैपिटल, मतलब इसमें कॉमन फेनोमेनन ये था, ऑल आर कमिंग फ्रॉम बैलेंस शीट। आई हैव नॉट टच्ड एनीथिंग फ्रॉम इनकम स्टेटमेंट। अब इसमें इनकम स्टेटमेंट की भी बातें करेंगे। किसी की भी एफिशिएंसी जज करनी है ना, तो ऑलवेज हैव दिस पैरामीटर्स। आप एक्सपेंस को देखो, सो कैलकुलेट एक्सपेंस रेशियो, कितना खर्चा करता है। फिर आप देखो कि डेटर से पैसे आते हैं कि नहीं आते। फिर देखो क्रेडिटर से कितना उधारी ले पाते हैं हम लोग हमेशा। एंड स्टॉक का क्या पोजीशन है अपना। दीज आर द 4 एलिमेंट्स विच एक्चुअली हेल्प्स यू टू जज द मैनेजमेंट एफिशिएंसी। ये 4 रेशियो आपने कैलकुलेट किया ना, तो आप मैनेजमेंट की एफिशिएंसी को जज कर पाते हो। आई रिपीट, विच आर द 4 रेशियोज, एक्सपेंस, डेटर्स, क्रेडिटर, स्टॉक। अब इसके अंदर भी ये आपस में बड़े होते जाएंगे। जैसे when I talk about the expense ratio, so अब मैं इसके अंदर जा रहा हूं, एक्सपेंस रेशियो। अब क्वेश्चन उठता है कितने टाइप के एक्सपेंस होते हैं। अब मगर अगर मैं आपको एक्सपेंस की बात करूं तो देखो, सबसे पहला इनकम स्टेटमेंट याद करो, उसमें सबसे पहला एक्सपेंस कौन सा आता है, यस, COGS। तो COGS का जो रेशो निकालते हैं, तो COGS का हम लोग ऐसा निकालेंगे, COGS अपॉन सेल्स इंटू 100। जितना कम उतना अच्छा, क्योंकि जितना कॉस्ट कम उतना बेटर, उतना प्रॉफिट बढ़ेगा अपना एक्सपेंस रेशो में। सेकंड बताओ कौन सा एक्सपेंस आता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। सो व्हेन आई वांट टू कैलकुलेट ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशो, तो कैसे करेंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंस अपॉन सेल्स इनटू 100, लोअर द परसेंटेज बेटर विल बी द पोजीशन। तीसरा एक चीज याद रखो बेटा, COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस को हम लोग कहते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट। क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग कॉस्ट। क्या आता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में, फैक्ट्री का खर्चा, ऑफिस का खर्चा, एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा, इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन।
तो एक रेशो कैलकुलेट होता है जिसको बोलते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशो, जिसको जज करते हैं ऐसे, ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन सेल्स इनटू 100। इस रेशो को कुछ लोग ऑपरेटिंग रेशो के नाम से भी जानते हैं, ऑपरेटिंग रेशो। अगर वर्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंस बोला तो ऊपर वाला, ये वाला एक्सपेंस वर्ड यूज किया तो, लेकिन अगर बोला ऑपरेटिंग रेशो तो इट शुड बी ऑपरेटिंग कॉस्ट। कैसे निकालोगे ऑपरेटिंग कॉस्ट? ऑपरेटिंग कॉस्ट इज इक्वल टू COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। यहां तक समझा? इसके अलावा भी रेशोज होते हैं, आप जितने एक्सपेंस जानते हो सब एक्सपेंस से रेशो बनाए जा सकते हैं। जैसे फैक्ट्री ओवरहेड का रेशो निकालना है तो फैक्ट्री ओवरहेड अपॉन सेल्स इनटू 100। सिमिलर वे मैं अदर कर देता हूं पूरा, अदर एक्सपेंस रेशो, है ना। उसी तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रेशो अपॉन सेल्स इनटू 100, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100, राइट। यहां तक समझ में आ गया क्या? तो ऐसे जितने रेशो आप एक्सपेंस जानते हो सारे एक्सपेंस आप यहाँ पे ले सकते हो। तो यहाँ पर मैंने टोटल कितने ले लिए? 1 2 3 4, इसके अंदर 3। तो जस्ट नॉलेज के लिए ये हमने क्या जज किया? एक्सपेंस रेशो। अभी क्लियर विद दिस एक्सपेंस रेशो? ओके, सो दिस वाज द फर्स्ट वन, ये फर्स्ट हो गया। नाउ विल गो टू द डेटर्स। सो लेट्स गो टू द डेटर। अब डेटर में क्या निकालना है सर? डेटर में क्या निकालना है वो सुनो ठीक से। पहले तो डेटर से हम लोग को ज्यादा इंटरेस्ट है कलेक्शन में, हमको पैसा कब मिल रहा है, ठीक है। तो दो चीजें यहां पर समझना जरूरी है कि हमको डेटर से पैसा कितनी बार मिलता है, हाउ मेनी टाइम्स इन अ ईयर, एंड हाउ मच ऑन एवरेज। दो चीजें मुझे जाननी है, कितनी बार मिलता है और कितना मिलता है। अब देखो, मान लो अगर मेरा डेटर है से 100 रुपए, 100 रुपए ऑन एन एवरेज मेरा डेटर है। मुझे हर बार 100 रुपए मिलते हैं डेटर से। मैं जब भी क्रेडिट पे बेचता हूँ तो 100 रुपए का डेटर बनता है मेरा ऑन एन एवरेज। कहाँ से मिलेगा ये डेटर? अरे बाबा, जब भी तुम बैलेंस शीट बनाता है तो उसके अंदर डेटर होता है कि नहीं? वो डेटर मेरा 100 रुपए है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है ये साल भर 100 रुपए रहेगा, कभी 100, कभी 120, कभी 50, कभी 120। एवरेज मेरा क्या है? 100 का। सो मेरे पास एवरेज में 100 रुपया मेरे को मिलता है, ठीक है। अब मुझे जानना है कि मुझे साल में कितनी बार मिलता है, हाउ मेनी टाइम। तो कैसे मालूम पड़ेगा? तो देखो, उसके लिए जज करना है क्या? अप्रोक्सीमेट निकाल रहे हैं। अप्रोक्सीमेट कैसे करेंगे? तो हम क्या करेंगे, एक डेटा लेंगे जैसे सेल्स। सेल्स में दो चीजें होती है, कैश सेल्स होता है और एक होता है क्रेडिट सेल्स। लॉजिकल है, कैश सेल्स का इसमें कोई काम नहीं है, डेटर तो क्रेडिट सेल से बनता है। सो आई विल टेक द क्रेडिट सेल। मान लेते हैं मेरा सेल्स था 200 रुपए। 200 क्या होता है? 1000 रुपए। 1000 क्या होता है? 1200 रुपए। जिसमें से 200 रुपया मेरा ये था और 1000 ये था। यस और नो? ये क्लियर हो गया? अब मुझे जानना है कितनी बार मिल रहा है। तो देखो, अगर मेरा क्रेडिट सेल पूरे साल भर में मैंने 1000 रुपए का सेल किया है और एट ए टाइम पे 100 रुपीज मुझे मिलता है, तो देखो डेटर ने मुझे कितनी बार दिया होगा। सो नंबर ऑफ टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स। तो 100 रुपया एक बार। तो ऐसे 1000 रुपए मैंने सेल किए थे, तो कितनी बार? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो 1000 इंटू 1/100। इन शॉर्ट 1 को हटा दो, वो तो 1 ही रहने वाला है। सो बेसिकली क्या लिखा मैंने? 1000/100 इज दिस। व्हाट इज 1000? इज क्रेडिट सेल्स। व्हाट इज 100? इज एवरेज डेटर। तो उससे क्या मिल जाता है? हाउ मेनी टाइम्स। कितना आएगा आंसर इसका? 10 टाइम्स।
मतलब साल में 10 बार हम लोग 100 रुपया कलेक्ट करते हैं, तब जाके वो 1000 रुपए का क्रेडिट सेल बनता है। सर इसका क्या फायदा? देखो, ऐसे बोलने के लिए तो मान लो मेरे पास एक ही डेटर है 1000 रुपए का, तो वो 1000 रुपए मुझे देता है और साल में मेरा क्रेडिट सेल 1000 रुपए है, मतलब एक ही डेटर है, वो मुझे 1000 रुपए देता है और साल में एक ही बार देता है। तो इसमें लफड़ा क्या है, जितनी बार जो टाइम्स है, टाइम्स वो मैटर करता है। जैसे मान लो आज मैंने आपको माल बेचा, आप लेकर के चले गए, आप मुझे कब पैसा दोगे? समझो आपने मुझे पैसा दिया 2 साल बाद, तो 2 साल तक आप मेरा डेटर बन के रहोगे, तो मेरा लिक्विडिटी तो मर जाएगा क्योंकि आप मुझे पैसा नहीं दे रहे हो। तो जितनी ज्यादा बार मुझे कलेक्शन होता है, भले ही थोड़ा 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 है, अगर मुझे किसी से 1000 रुपए लेने 100 रुपए मिलेंगे तो भी चले। वो मुझे बोलता है 1 साल बाद दिला के 1000 रुपए दे दूंगा, मैं बोला 1 साल बाद मत आ भाई, तू हर महीना मुझे थोड़ा थोड़ा दे, तो एटलीस्ट मेरा कुछ तो अमाउंट रिकवर होता जाएगा। इफ आई से कि तू 1000 रुपए एक साथ दे, तो वो 1000 रुपये 1 साल बाद देने आएगा तो क्या हो जाएगा, मेरा लिक्विडिटी अफेक्ट हो जाएगा। आई नीड कंटिन्यूअस मनी, फ्लो ऑफ मनी। तो उसके लिए जरूरी है ये जितनी ज्यादा बार होगा, होने को तो ऐसा भी हो सकता था, देखो मान लो मेरा सेल 1000 रुपया है और मेरा डेटर 50 रुपीज का है, तो इसका मतलब है 20 टाइम्स इसमें भी सेल उतना ही होने वाला है। साल का सेल कितना होगा, 1000 रुपये ही होने वाला है, लेकिन डेटर कितने हैं मेरे, छोटे 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 50 50 50 रुपीज, लेकिन 20 बार मुझे पैसा मिलेगा। साल में 20 बार मिलना, साल में 10 बार मिलना और साल में एक बार मिलना, ज्यादा बेटर क्या है? जितनी ज्यादा बार पैसा मिलेगा मतलब आपको हर 10 दिन में पैसा मिलेगा। अभी मैं आपको सिंपल एग्जांपल बोलूं तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट योर पेरेंट्स टू पे? एक ही बार में आपको महीने में पैसा दे दे और आप कॉलेज का खर्चा करो, या हर हफ्ते पैसा दे आपको? इंडिया में वी गेट अ सैलरी आफ्टर अ मंथ, इन फॉरेन कंट्रीज दे पे सैलरी एवरी वीक, हर हफ्ते सैलरी। होता क्या है फिर, हर हफ्ते आप अपना प्लान कर सकते हो, यू कैन एंजॉय, ये हफ्ता खर्चा किया। इसमें क्या होता है, महीने में मिलता है तो महीना निकालना पड़ता है, सो महीना निकालना भारी पड़ता है, इट अफेक्ट सॉल्वेंसी। तो इसके लिए जितना ज्यादा बार उतना अच्छा। हेलो, आर यू क्लियर विद दिस? तो ये कॉन्सेप्ट हो गया हाउ मेनी टाइम्स। अब एक चीज समझो, वी डोंट कॉल्ड हाउ मेनी टाइम्स, इसको हम लोग कहते हैं डेटर्स मूवमेंट और डेटर्स टर्न ओवर रेशो, DTR। हाउ मेनी टाइम्स का दूसरा नाम है ये। तो यहां पर जो हाउ मेनी टाइम्स लिखा है, वी डोंट कॉल हाउ मेनी टाइम्स, वी कॉल इट डेटर टर्नओवर रेशो। सो डेटर्स में हमारे लिए कैलकुलेशन क्या करना होता है, डेटर्स टर्नओवर रेशो। सो डेटर टर्नओवर रेशो कैसे निकालते हैं, क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज डेटर्स। अब इसको निकालने का और एक तरीका है, कभी कभी क्या होता है हमारे पास ऐसा हो सकता है, क्रेडिट सेल तो है हमारे पास ना, एवरेज डेटर भी है और बिल्स रिसेबल भी डेटर ही होता है, तो उसको भी ले लो, वो भी तो सेल किया रहेगा ना, क्रेडिट सेल किया रहेगा तभी। तो ऐसे भी डेटर्स टर्नओवर रेशो निकलता है। तो दोनों भी एक ही चीज है, एक में मैंने सिर्फ डेटर्स लिया है, एक में मैंने क्या लिया है, एवरेज बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब देर इज वन मोर थिंग विच इज कॉल्ड डेटर्स कलेक्शन पीरियड, विच इज नोन एज फेमस वेलोसिटी। कब पैसा दे रहा है, कब। अब अगर मैं आपको ऐसा बोलता हूं डेटर्स टर्नओवर रेशो है मान लो 4 टाइम्स, इसका मतलब होता है हाउ मेनी टाइम्स इन अ ईयर। इन अ ईयर कितनी बार, 4 टाइम्स। तो बताओ कब कब, इफ आई वॉन्ट टू नो द अमाउंट डेज और मंथ ऐसा, तो देखो ईयर में 12 महीने होते हैं, 12 महीने में 4 बार, तो एक बार का कलेक्शन बताओ, सो 3 महीने में, सो कलेक्शन पीरियड हो जाएगा 3 मंथ्स। अगर डेज में बात करें, 360 डेज में 4 बार, तो एक बार का बताओ,
तो कितना हो जाएगा? कुछ 360 डिवाइड बाई 4 बराबर किया ना, 90 डेज। सो आ जाएगा 90 डेज में कलेक्शन हो रहा है। वीक में करना है, वीक में कर सकते हो। साल में 52 वीक्स होते हैं, 52 वीक्स 4 बार, तो वन टाइम बताओ। 52 डिवाइड बाई 52 डिवाइड बाई उप्स 52 वीक्स डिवाइड बाई 4, 13। एवरी 13 वीक्स वी गेट द मनी। तो ये कैलकुलेशन है, डेज में करना है, वीक में करना है, आपकी मर्जी, आपको जिसमें करना है। शॉर्टकट बताऊं कैसे करेंगे अपन? सो हाउ विल यू कैलकुलेट द डेटर्स वेलोसिटी? सिंपली आपको क्या करना है, आइदर टेक 12 मंथ और टेक 360 डेज और टेक 52 वीक्स, जिसमें निकालना है आपको, डिवाइड बाय डेटर्स टर्नओवर रेशो। आपने देखो ना, उससे ही डिवाइड किया, ठीक से देखो, 4 टाइम से डिवाइड किया, 4 से डिवाइड किया ना, तो डेटर्स वेलोसिटी ऐसे निकालते हैं। सो हमने क्या क्या फॉर्मूला सीखा? डेटर्स रिलेटेड मेजरली विच वी शुड बी कंसर्न, one is debtor turnover ratio, another is debtors velocity ratio। दो फॉर्मूले आपने सीख लिए। दिस हेल्प्स एंड देर इज नो आइडियल रेशियो टू इट, वट एवर इज दैट यू नीड टू कंपेयर विद सम अदर कंपनी, जितना ज्यादा उतना बेटर। तो दिस इज द सेकेंड एफिशिएंसी रेशियो विच वी कैलकुलेटेड रिलेटेड टू डेटर्स। सिमिलर वे इसका अपोजिट होता है विच इज क्रेडिटर। अब क्रेडिटर क्या होता है? सो क्रेडिटर में दो चीजें, व्हाट इज आर एवरेज क्रेडिटर एंड हाउ मेनी टाइम्स इन अ ईयर वी पे देम। इसको हम लोग हाउ मेनी टाइम्स नहीं बोलते, हम बोलते हैं क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो। ठीक है, अब मान लो मेरा एवरेज है से 100 रुपए। सो यहां पर क्या चीज इंपॉर्टेंट होगी? आपका परचेजेस। सो वेन यू आर गिवन अ टोटल परचेज, उसमें कुछ हम लोग कैश में करते होंगे, कुछ हम लोग उधारी पे करते हैं। जब आप उधारी पे परचेस करते हो तभी क्रेडिटर जनरेट होता है। तो इसका सिंपल फॉर्मूला ये, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो इज क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज क्रेडिटर। एवरेज का मतलब होता है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। तो इससे मिल जाएगा हाउ मेनी टाइम्स। सिमिलर वे अगर मुझे निकालना है क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड और वेलोसिटी, तो कैसे करूंगा? सेम 12 मंथ 360 डेज 52 वीक्स अपॉन क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो। और इसका अदर फॉर्मूला क्या रहेगा? क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज क्रेडिटर प्लस एवरेज बिल्स पेएबल, क्योंकि क्रेडिटर से रिलेटेड कौन होता है? बिल्स पेएबल। चलो क्रेडिटर भी हो गया। मैंने इसमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, बिकॉज जैसा डेटर था एग्जैक्टली उसका अपोजिट क्रेडिटर है आपका, है कि नहीं? तो यहां पर हमने क्रेडिटर निकाला, क्रेडिटर की टर्नओवर रेशो निकाली और क्रेडिटर का पेमेंट वेलोसिटी कैलकुलेट किया। ठीक है, सिमिलर वे वी विल बी डूइंग द फोर्थ वन अंडर दिस रेशो ब्रैकेट is the fourth one, which is stock related aspect. Stock, when you talk about the stock beta, stocks are of 3 types। रॉ मटेरियल स्टॉक होता है, WIP होता है, फिनिश गुड्स होता है। रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स, ये तीनों होते हैं। सेम चीज यहां पर भी करनी है। जब हम लोग स्टॉक लाते हैं, क्या होता है, हम कोई चीज लाते हैं, फिर हम उसको यूज करते हैं प्रोडक्शन में एंड देन हम उसको बेच देते हैं, फिर नया स्टॉक लाते हैं। जैसे आप मोबाइल शॉप में जाते हो तो जो मोबाइल देखते हो आप वहां पर,
वो अभी दिख रहा है, एक हफ्ते बाद बिक के नया मोबाइल आ जाता है वहां पे। वही चीजें नई नई, मतलब हर जगह पे आप कहीं भी जाओगे तो यू वट एवर यू सी इज देयर रनिंग। जैसे आप मुझे बहुत अच्छा एग्जांपल याद है कि आप किसी दुकान पे जब वड़ा पाव खाने जाते हो या समोसे खाने जाते हो तो यू ऑलवेज प्रिफर गरम। अगर वो चीज ऑलरेडी बन के रखी हुई है सुबह से और आप गए वहां पे शाम को, तो यू डोंट प्रिफर इट। वाई? द सिंपल रीजन इज दैट पुराना है। तो स्टॉक का मूवमेंट होना बहुत जरूरी है। अगर बन रहा है बिक रहा है, बन रहा है बिक रहा है, तो आप ऐसी दुकान पे जाना पसंद करते हो जहां पर गर्मा गर्म बन रहा है, लोग खाते हुए निकल जा रहे हैं, गर्मा गर्म बन रहा है निकल रहे हैं। तो मूवमेंट साइकिल गिना जाता है। तो जितनी ज्यादा मूवमेंट होगी, जितनी ज्यादा टाइम्स स्टॉक का मूवमेंट होगा, उतना अच्छा। तो यहां पर स्टॉक टर्नओवर रेशो निकालना है। सो आई एम ट्राइंग टू कैलकुलेट स्टॉक टर्नओवर रेशो। टर्नओवर का मतलब होता है मूवमेंट। अगर मैं रॉ मटेरियल स्टॉक टर्नओवर रेशो निकालना चाहता हूं तो मैं कैसे करूंगा? देखो, रॉ मटेरियल किससे रिलेटेड है? अगेन आई विल बी टेकिंग एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल नीचे। अब रॉ मटेरियल किस फॉर्मूले में आता है अगर आपको याद आए तो? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड में आता है। तो इसमें रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड ऊपर ले लीजिए। सो हमको सिंपली क्या करना है, रॉ मटेरियल जो हमारा है उसमें कितने साल भर का रॉ मटेरियल कंज्यूम लो। मान लो साल भर का रॉ मटेरियल कंज्यूम से 100 रुपीज है और आप हर बार रॉ मटेरियल गोडाउन में एवरेज आपके 10 रहता है। इसका मतलब 10 टाइम्स, 10 टाइम्स ऑफ योर रॉ मटेरियल कंज्यूम। अगर ये 20 है तो इट विल बी अ 5 टाइम्स। 5 टाइम्स मूवमेंट होता है, 10 टाइम्स मूवमेंट होता है। जितना ज्यादा मूवमेंट उतना अच्छा, बिकॉज फ्रेश माल होता है फिर। दिस इज रिलेटेड टू रॉ मटेरियल। सिमिलर वे WIP करना है। WIP स्टॉक टर्नओवर रेशो। अब WIP मतलब आधा बना है आधा नहीं बना है, तो उसको बोलते हैं प्रोपोर्शनेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। लीजिए वहां पे डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक ऑफ WIP। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। थर्ड जिसको बोलते हैं फिनिश गुड्स स्टॉक टर्नओवर रेशो। जनरली पहले दो आपको नहीं पूछते, ये रॉ मटेरियल और WIP रिलेटेड जल्दी नहीं पूछते, बहुत रेयर ओकेजन होता है, बट जस्ट बताने के लिए बता दिया। पूछते ये वाला है। इसको फेमस नाम दिया गया स्टॉक टर्नओवर रेशो, शॉर्टकट में STR लिखते हैं। ये वर्ड नहीं यूज करते हम लोग। तो उसका मतलब ये होता है स्टॉक टर्नओवर रेशो मतलब फिनिश स्टॉक टर्नओवर रेशो। अब फिनिश स्टॉक मतलब क्या? तो वी आर टॉकिंग अबाउट द COGS, कॉस्ट ना, अपॉन एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। इससे हमको मिल जाएगा नंबर ऑफ टाइम्स, कितनी बार। इससे क्या मिलता है बेटा? नंबर ऑफ टाइम्स इन अ ईयर। मान लो अगर 1200 रुपीज ये है और 120 का एवरेज स्टॉक है, इसका कट करके आ गया 10 टाइम्स इन अ ईयर। मतलब जो भी माल आपने लाया था 120 kg या 120 रुपीज का, ये माल पूरे साल भर में 10 बार यूज हुआ और यूज होके हमने एक 1200 का COGS का माल बेचा। ये स्टॉक हम लोगों ने 10 बार यूज किया, 10 टाइम्स यूज हुआ, एंड 1200 का माल हमने बेचा। बिकॉज ऐसे ही चलेगा ना। जब आप एक मोबाइल होता है, समझो 100 रुपए का एक मोबाइल है, 10 मोबाइल बेचा तो कितना हो गया? 1000। तो हर बार एक मोबाइल लाते हो बेचते हो, फिर मोबाइल लाते हो फिर बेचते हो, फिर मोबाइल लाते हो फिर बेचते हो। एक मोबाइल से आपने 10 मोबाइल बेचे। इट्स लाइक दिस। सो डिड यू अंडरस्टैंड स्टॉक टर्नओवर रेशो? सेम स्टॉक वेलोसिटी निकालना है तो मूवमेंट को स्पीड में गिनिए, यहां पर टाइम्स में गिन रहे हैं, यहां पर उसको डेज या मंथ में गिनिए। तो कैसे करेंगे? 12 मंथ, 360 डेज। हालांकि 365 डेज होते हैं, FM में 360 डेज होते हैं, बिकॉज 30 डेज का एक महीना होता है और ऐसे 12 महीने होते हैं। ऐसा रफली 31, ये सब एक्यूरेसी में नहीं जाते, अप्रोक्सीमेट डेटा। सेम 52 वीक्स अपॉन स्टॉक टर्नओवर रेशियो। तो ये आपको याद रखना है। आई रिपीट, स्टॉक टर्नओवर रेशियो में क्या क्या बोल रहा हूं? ये देखिए स्टॉक, अरे बाप रे, स्टॉक टर्नओवर रेशियो में रॉ मटेरियल स्टॉक
WIP एंड फिनिश स्टॉक टर्नओवर रेशो, और उसके अंदर स्टॉक टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला एंड स्टॉक वेलोसिटी, चार यहां पर आ गए, है कि नहीं? अब अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे तो मैंने आपको यहां पर चार फॉर्मूले कराए, ये वाले चार। थोड़ी इंजीनियरिंग वर्क हो जाए। दीज आर फोर टुगेदर, एक, दो, तीन, चार, दिखाई दे रहा है आपको? और अगर मैं थोड़ा और नीचे जाऊं तो मैंने आपको रेशियोज के अंदर सॉल्वेंसी, लिक्विडिटी, कैपिटल स्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट एफिशिएंसी, ऐसे रेशियोज कराए हैं under ratios. So let me put it this way. So when I write the chapter called ratio analysis, under ratio analysis मैंने आपको अभी तक इतने रेशियोज करा दिए। जगह की मारा मारी है, बट ठीक है। I have to remove this, 1, 2, 3 and the fourth one. दिख रहा है आपको? सो ये करा है सॉल्वेंसी, लिक्विडिटी, कैपिटल स्ट्रक्चर, मैनेजमेंट एफिशिएंसी। मैनेजमेंट एफिशिएंसी के अंदर एक्सपेंस, डेटर, क्रेडिटर, स्टॉक। अब एक चीज समझो, इस मैनेजमेंट एफिशिएंसी को और एक नाम से जाना जाता है, इसको एक्टिविटी रेशो भी बोलते हैं। यहां पर लिख देता हूं एक्टिविटी रेशो, बिकॉज इट इज एक्टिविटी क्या चल रही है बिजनेस में। डेटर्स का मूवमेंट कैसा चल रहा है, स्टॉक का मूवमेंट कैसा चल रहा है, क्रेडिटर का मूवमेंट कैसा चल रहा है। सो इट्स काइंड ऑफ एक्टिविटी गोइंग ऑन। सो इसको एक्टिविटी रेशो के नाम से भी जाना जाता है। इज दैट क्लियर विथ यू गाइस? ओके, परफेक्ट। लेट मी टेक यू टू द अनदर रेशियो नाउ। चलो चलो इधर। सो मैनेजमेंट एफिशिएंसी हो गई, अब आ गई नया प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। सो फिफ्थ वन, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी मतलब कितने टाइप्स के प्रॉफिट आप जानते हो, जो मैंने आपको सिखाया है। अगर मैं आपको ले चलूं ऊपर की तरफ, यहां, तो मैं आपको बताता हूं कितने टाइप्स के प्रॉफिट मैंने आपको सिखाए हैं। लेट मी हैव कुछ अलग हाइलाइटर, कुछ नया। लेट्स हैव अ ग्रीन वन, ठीक है। देखो मैंने आपको कितने टाइप्स के प्रॉफिट, एक तो सभी को पता है अच्छे से, ग्रॉस प्रॉफिट। एक हो गया ग्रॉस प्रॉफिट। दूसरा हो गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट, दिस इज सेकेंड। थर्ड हो गया प्रॉफिट नेट प्रॉफिट, ठीक है। अच्छा, दिस इज देयर। तीन तीन दिख रहा है आपको, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट। इसी के दम पे मैं वो लिखने वाला हूं। चलो कहां गया? सो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो इज हैविंग मल्टीपल रेशियोज, जैसे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, जीपी रेशियो। कैसे कैलकुलेट करेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। यहां पर इनटू 100 होगा, मतलब सेल्स के कंपैरिजन में ग्रॉस प्रॉफिट कितना है वो परसेंटेज। मान लो अगर मेरा 100 रुपीज का सेल्स है और 1000 रुपीज का मेरा, सॉरी 100 रुपीज ग्रॉस प्रॉफिट, 1000 रुपीज का सेल्स, दैट मीन्स माई ग्रॉस प्रॉफिट इज 10%। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट। सेकेंड,
ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। हाउ विल यू कैलकुलेट? सिंपल है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। थर्ड इज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स अपॉन सेल्स इनटू 100 और नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन सेल्स इनटू 100। कुछ लोग बिफोर टैक्स कैलकुलेट करते हैं, कुछ लोग आफ्टर टैक्स करते हैं। और एक है, कॉस्टिंग किया होगा तो समझ जाएगा, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। यस, ये आपका पीवी रेशो है। कौन सा रेशो है? प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। मार्जिनल कॉस्टिंग किया होगा तो आपको समझ जाएगा। सो कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। बट एक कंट्रीब्यूशन भी एक टाइप का क्या होता है? प्रॉफिट होता है। कैसे निकालते हैं कंट्रीब्यूशन बेटा? सेल्स माइनस योर वेरिएबल कॉस्ट। तो ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशो में ज्यादा बात नहीं करूंगा, इतना ही है, इट्स वेरी नॉर्मल वन। ये क्लियर हो गया सभी को, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। सो ये फिफ्थ वन आपने अपने इस वाले में जोड़ लिया मैनेजमेंट के साथ में। अगर आप देखोगे तो फिफ्थ वन काफी दूरी पर है, बट ठीक है। इज दैट क्लियर विथ यू गाइड? प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। अब मुझे और रेशियोज बताना है, विच इज अदर रेशियोज। लेट मी टेक यू टू द सिक्स्थ वन, अदर रेशियोज। इसके अंदर कौन कौन आएगा? इसके अंदर सबसे पहला आ रहा है ऑल रिटर्न्स वाले रेशियो। रिटर्न्स रेशियो। अदर रेशियो के अंदर मैं क्या कर रहा हूं? रिटर्न रेशियो। अब रिटर्न क्या होता है? देखो, देर इज अ टोटल इन्वेस्टमेंट होता है जिसको बोलते हैं हम लोग, जैसे अगर मैं सिंपल बात करूं, सो लेट मी टॉक दिस वे। चलो मुझे बताओ, डेट पर आप क्या पे करते हो? डेट पर आप क्या पे करते हो? यू पे इंटरेस्ट, राइट। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को आप क्या पे करते हो? यू पे प्रेफरेंस डिविडेंड, यस और नो। इक्विटी शेयर होल्डर फंड को आप क्या पे करते हो? इक्विटी शेयर होल्डर फंड को हम पे करते हैं इक्विटी डिविडेंड। इन सब को मिला के क्या बोला जाता है? डेट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इसको बोलते हैं बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड। पूरे बिजनेस में आपने कितना कैपिटल डाला है उसको बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। डेट प्लस प्रेफरेंस शेयर, या इसको आप टोटल कैपिटल भी बोल दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे, ठीक है। और इसको क्या बोलोगे? इंटरेस्ट, पीडी, ये सब पूरा हो गया। इट इज नथिंग बट नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ईबीआईटी। दिखाई दिया आपको? सो दिस इज द वे आई राइट नो। अब मैं इससे रिटर्न रेशियोज बनाऊंगा फटाफट। देखो, सिंपल है। अगर मुझे रिटर्न कैलकुलेट करना है, यू नो दैट इंटरेस्ट पे टैक्स बेनिफिट मिलता है, यू नो दैट वेरी वेल। तो टैक्स बेनिफिट मतलब 1 माइनस टैक्स। तो दिस डिवाइड बाय दिस, दिस डिवाइड बाय दिस, दिस डिवाइड बाय दिस, इसको रिटर्न रेशियो बोलते हैं। से फॉर एग्जांपल, इफ आई वांट टू कैलकुलेट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो मैं क्या बात कर रहा हूं? कैपिटल एम्प्लॉयड पे रिटर्न, तो क्या है इधर? ईबीआईटी। सो ईबीआईटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। एक ये हो गया। सेकेंड, चलो, रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड, हम लोग ये इंटरेस्टेड होते हैं कैलकुलेट करने में। और रिटर्न ऑन, इसको और एक नाम से जाना जाता है विच इज वेरी फेमस, रिटर्न ऑन इक्विटी। हालांकि शेयर होल्डर फंड, इक्विटी, बात एक ही है कि नहीं? शेयर होल्डर फंड बोलो या इक्विटी बोलो, बात एक ही है ना बेटा। अब कैसे करेंगे बताओ? क्या चीज मैं बोल रहा हूं? मैं बोल रहा हूं ये छोड़ दो, शेयर होल्डर फंड मतलब ये दोनों की बात कर रहा हूं, मतलब ये दोनों लेना है। कैसे निकालते हैं? दिस इज, कैसे कैलकुलेट करते हैं? इट सिंपली अर्निंग पर शेयर माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड होता है, इफ यू नो वेरी वेल। सॉरी, अर्निंग पर शेयर नहीं, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस
प्रेफरेंस डिविडेंड। अगर आपने इसको समझने की कोशिश की होगी तो कुछ ऐसे चलता है, नेट प्रॉफिट अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स माइनस हो जाता है इंटरेस्ट, अर्निंग बिफोर टैक्स आता है, माइनस होता है प्रेफरेंस टैक्स, फिर आता है अर्निंग आफ्टर टैक्स, माइनस क्या हो जाता है उसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, जो किसको बचता है, इक्विटी को बचता है, डिवाइड बाय वो नंबर ऑफ शेयर्स करोगे तो ईपीएस मिलता है। अब देखो ये पूरा का पूरा जाता है कैपिटल एम्प्लॉयड को, सभी का है इसमें, देखो इंटरेस्ट भी है, प्रेफरेंस डिविडेंड भी है और टैक्स भी है और इक्विटी का भी है। दूसरा ये जाता है डिबेंचर वाले को, डेट को, ये किसको जाता है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को, और ये जाता है इक्विटी को। अगर मैं बोलता हूं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड तो आपको ईबीआईटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड करना है। अगर मैं आपको बोलता हूं रिटर्न ऑन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मतलब पीडी अपॉन पीएससी। लेकिन अगर मैं बोलता हूं शेयर होल्डर फंड, इन दोनों को मिला दो तो इन दोनों मिलाने के बाद तो ये आता है ना। सो रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड में क्या आएगा, ईएटी, और इट इज ऑल्सो नोन एज पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में दोनों आ गए आपके, इक्विटी शेयर होल्डर फंड आ गया प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आ गया, इस तरीके से। देखो समझा आपको। सो इसको हटा देता हूं, दिस इज नॉट वेरी रेलेवेंट हियर, तो इसको निकाल के इसको रख देते हैं अपन, ये काम बन रहा है आपका इसमें, ये इधर रख देता हूं। अब ठीक है। अब अगर मैं बोलना चाहता हूं कि मुझे सिर्फ रिटर्न ऑन इक्विटी बताना है, रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर फंड बताना है, इक्विटी शेयर होल्डर फंड मतलब सिर्फ ये वाला इसके साथ जितना भी पैसा बच गया। तो देखो एक तरीका क्या है, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर फंड अपॉन इक्विटी शेयर होल्डर फंड बताओ इंटू 100, और आप ऐसे भी बता सकते हो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से माइनस कर दो प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन इक्विटी शेयर होल्डर फंड, तो भी वही आएगा। जब भी रिटर्न कैलकुलेट करते हो इंटू 100 बाई डिफॉल्ट है, बोलना ना पड़े। देखो ठीक से समझने का कोशिश करो, जब मैंने आपको कहा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो ये कर दिया। जब मैंने कहा रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड में ये दोनों आ गए, दोनों आगे मतलब ये दोनों का टोटल कर दो, टोटल किया तो ईएटी आएगा, तो मैंने ले लिया ईएटी अपॉन शेयर होल्डर फंड। जब मैंने कहा सिर्फ मुझे इक्विटी शेयर होल्डर फंड का रिटर्न चाहिए तो ऊपर आ गया ये, या पैट में से पीडी माइनस करो तो भी वही आएगा। तो लिखने के तरीके हैं सिर्फ, ये समझा आपको। सो रिटर्न रिलेटेड जो है वो तीन ही फेमस है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इसको शॉर्टकट में बोलते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इसको शॉर्टकट में बोला जाता है आरओई, और इसको बोला जाता है ROESF, रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड। ये समझा आपको। दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू अदर रेशियोज में रिटर्न, अदर रेशियोज में रिटर्न्स की बात की मैंने, ठीक है। अब आ जाओ थोड़े से आगे बढ़ते हैं। टर्नओवर का मतलब क्या बताया था मैंने आपको, मूवमेंट। इसका मतलब मूवमेंट भी होता है और सेल्स भी होता है। मूवमेंट वाले रेशियो हमने एक्टिविटी में देखा, जब मैंने एक्टिविटी रेशियो कराया था उसमें मूवमेंट रिलेटेड उसकी मीनिंग गई थी। अब हम सेल्स की मीनिंग लेंगे, तो यहां पर ध्यान दीजिए। पहला कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है जो कैपिटल एम्प्लॉय किया है अपने बिजनेस में उससे कितना टर्नओवर बना वो।
उससे कितना सेल्स बना, तो इसको लिखते हैं टर्नओवर अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करके कितना टर्नओवर किया, मान लो आपने 200 रुपए का टर्नओवर किया आउट ऑफ 100 रुपए के इन्वेस्टमेंट से, इसका मीनिंग है आपने 2 टाइम्स का टर्नओवर किया। जितना भी आपने इन्वेस्टमेंट किया उसका डबल आपका टर्नओवर है। किसी कंपनी का मान लो ट्रिपल है, तो वो कंपनी बहुत अच्छी, बिकॉज कम पैसे में ज्यादा रिटर्न कमाना, ज्यादा टर्नओवर करना, दैट इज कॉल्ड कैपिटल एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो। इसी तरीके से इसको ऐसे भी कैलकुलेट करते हैं, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। यहां पर टर्नओवर का मतलब है टर्नओवर सेल्स, तो वर्किंग कैपिटल से कितना सेल्स किया वो ऐसे, तो जो भी आएगा आपका, मान लेते हैं आपका 200 है, वर्किंग कैपिटल 50 रुपीज था, तो आंसर आ गया 4 टाइम्स। सो दिस इज 4 टाइम्स। इधर कितना आया था 2 टाइम्स। जितना ज्यादा उतना अच्छा, बिकॉज कम कैपिटल में ज्यादा रिटर्न निकालना, ज्यादा सेल्स करना। लास्ट, फिक्स असेट टर्नओवर रेशियो। फिक्स असेट से आपने कितने टर्नओवर बनाए। अब इन तीनों में खास बात क्या है मालूम है, टर्नओवर ऊपर ही रहेगा बेटा, और जो भी तू टर्नओवर रेशियो निकालना चाहता है, कैपिटल एम्प्लॉयड नीचे, वर्किंग कैपिटल नीचे, फिक्स असेट नीचे, इस तरीके से इस रेशियो को टर्नओवर रेशियो बोला जाता है। क्या नाम दिया गया इसका, टर्नओवर रेशियो। बोलने का मतलब सेल्स। यहां पर टर्नओवर का मतलब मूवमेंट भी एक तरीके से ले सकते हैं, बट यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कैपिटल एम्प्लॉयड से इतना टर्नओवर किया, इतना सेल्स किया, तो आप पे टर्नओवर के मीनिंग आप सेल्स लेके चलो तो आपके कंफ्यूजन नहीं होगा। तो देखो मैंने आपको रिटर्न रिलेटेड रेशियोज बताए, टर्नओवर रेशियोज बताए, यहां तक भेजे में उतर गया क्या आपके, परफेक्टली सेट हो गया दिमाग में। ओके, तो ये जो रेशियोज मैंने आपको बताया, दिस इज द इंपॉर्टेंट रेशियो जो मैं चाहता हूं कि आपको आना चाहिए। और अदर रेशियोज में लास्ट के 1-2 रेशियोज बोल देता हूं, विच इज रिलेटेड टू सम एस्पेक्ट्स। जैसे कि अगर मुझे पता करना है हाउ टू कैलकुलेट ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, ये आपने ऑलरेडी किया है, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, ऐसे ईपीएस निकालते हैं, ये पता है आपको। चलो बताओ व्हाट इज डीपीएस। डीपीएस मतलब डिविडेंड पे पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर, तो कैसे करेंगे, इक्विटी डिविडेंड जो भी आप पे करने वाले हो अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, तो मिल जाएगा हर शेयर को कितना मिलने वाला है। थर्ड, देर इज अ रेशियो कॉल्ड प्राइस अर्निंग रेशियो। यहां पर प्राइस का मतलब होता है मार्केट प्राइस, तो मार्केट प्राइस अपॉन अर्निंग पर शेयर। जैसे मान लो किसी कंपनी के शेयर्स की मार्केट प्राइस 100 है जबकि उसका ईपीएस 20 है, इसका मतलब ये कि उसके मार्केट प्राइस 5 टाइम्स है, सो आंसर आ जाएगा टाइम्स में। इसका आंसर जो है परसेंटेज में ही दीजिए, सॉरी पर शेयर है ना, तो रुपीज में आएगा पर शेयर, इसका भी आंसर पर शेयर। फोर्थ इज डिविडेंड पे आउट रेशो, हम कितना डिविडेंड दे रहे हैं, तो सिंपल है इक्विटी डिविडेंड अपॉन अर्निंग्स इंटू 100। अर्निंग से हम लोग कितना डिविडेंड दे रहे हैं, तो यहां पर अर्निंग का मतलब क्या है मैं आपको बता देता हूं, इसको ऐसे करना चाहिए, डीपीएस अपॉन ईपीएस। मान लो आपने 10 रुपया कमाया और 4 रुपया पे किया, तो इसका मतलब यह है कि आपने 40% ऑफ ईपीएस यू पेड एज अ डिविडेंड, पेड एज डिविडेंड। कुछ समझा आपको, दिस इज जस्ट स्मॉल मिसलिनियस वन जो अपने को मालूम होते हैं ऑलमोस्ट सभी को, ये वाले थोड़े से दिमाग में रख लो। ये आपके कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, वर्किंग कैपिटल एंड फिक्स असेट टर्नओवर रेशियोज, ये आपके रिटर्न वाले रेशियोज हो गए इधर।
थोड़ी सी पट्टी लाइन खींच लेते हैं। ठीक है, तो ये 6th कैटेगरी हो गई। सर ये सब रेशियोज हमको याद रखना पड़ेगा क्या? देखो, फर्स्ट टाइम जब भी कर रहे हो तो आपको थोड़ा बहुत लिखते लिखते ही याद हो जाएगा। जब इससे रिलेटेड सम्स करते हो तो ये ऑटोमेटिकली याद होने लगता है। एंड इसमें से कुछ ही रेशियोज ऐसे हैं जो बार बार यूज होते हैं, जो आपको ध्यान रखने पड़ते हैं। तो इसको लिखते वक्त ही आप ऐसा प्रैक्टिस करिए कि आपको याद हो जाए। जैसे अभी मैं फटाफट आपको याद दिला दूं तो देखो कैसे कर सकते हैं। चलो, पहला रेशियो क्या था? शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, सॉरी सॉल्वेंसी रेशियो। उसमें शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी एंड लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी कैसे निकालेगा? करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी कैसे निकालेगा? शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल असेट। वापस बोलो, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी कैसे निकालोगे? रिपीट करो मेरे साथ तो याद होगा। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी कैसे निकालोगे? करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। परफेक्ट। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी कैसे निकालोगे? शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल असेट। परफेक्ट। आ जाओ, लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी का मतलब होता है मनी। इमीडिएट लिक्विडिटी मतलब लिक्विड रेशियो। चलो बताओ, लिक्विड रेशियो कैसे निकालोगे? क्विक एसेट अपॉन क्विक लायबिलिटी। आई रिपीट, इमीडिएट लिक्विडिटी रेशियो दैट इज लिक्विड रेशियो। इसको क्विक रेशियो भी बोलते हैं, एसिड टेस्ट रेशियो भी बोलते हैं। चलो बताओ कैसे निकालोगे लिक्विड रेशियो? क्विक एसेट अपॉन क्विक लायबिलिटी। चलो बताओ, नॉन क्विक कौन होता है? प्रीपेड एंड स्टॉक क्या होता है? नॉन क्विक होता है। बैंक ओडी क्या होता है? नॉन क्विक होता है। परफेक्ट। स्टॉक टू वर्किंग कैपिटल रेशियो, स्टॉक अपॉन वर्किंग कैपिटल। ठीक है, डन। चलो आ जाओ, कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो दो करना है, डेट इक्विटी रेशियो एंड कैपिटल गियरिंग रेशियो। डेट इक्विटी रेशियो कैसे निकालोगे? डेट अपॉन इक्विटी। डेट मतलब बोरोड फंड, इक्विटी मतलब शेयर होल्डर फंड। डेट मतलब बोरोड फंड, इक्विटी मतलब शेयर होल्डर फंड। डेट अपॉन इक्विटी, याद हो गया? चलो, कैपिटल गियरिंग रेशियो। कैपिटल गियरिंग रेशियो फिक्स्ड ऊपर, नॉट फिक्स नीचे। फिक्स्ड में कौन आता है? बोरोड फंड प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अपॉन इक्विटी शेयर होल्डर फंड, अपॉन इक्विटी शेयर होल्डर फंड। इसको क्या बोलते हैं? कैपिटल गियरिंग रेशियो। मैनेजमेंट एफिशिएंसी। मैनेजमेंट एफिशिएंसी में क्या आता है? एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो इतना रिलेवेंट नहीं है, ठीक है, उसमें देख लो एक बार। सारे एक्सपेंस अपॉन सेल्स इनटू 100। एक्सपेंस कितने टाइप के होते हैं? सीओजीएस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट याद है? सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को बोलते हैं। ओके, एंड अदर एक्सपेंसेस। आ जाओ, डेटर्स में दो चीजें, हाउ मेनी टाइम्स एंड कभी कभी। हाउ मेनी टाइम्स मतलब डेटर्स टर्नओवर रेशियो। डेटर्स टर्नओवर रेशियो कैसे निकालोगे? क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज डेटर। क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज डेटर, ये हो गया तेरा डेटर्स टर्नओवर रेशियो। कैसे निकालोगे? डेटर्स वेलोसिटी, कितनी बार? तो सिंपल है, क्या करना है? 12 मंथ्स, 360 डेज, 52 वीक्स अपॉन डेटर्स टर्नओवर रेशियो। जो भी डेज मंथ लेना है ऊपर ले लो साल भर का, डिवाइड बाय डेटर्स टर्नओवर रेशियो। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट डेटर्स टर्नओवर रेशियो। फटाक से मुझे बताओ, क्रेडिटर्स का क्या निकालना है? सेम चीज, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो कैसे निकालोगे? क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज क्रेडिटर प्लस एवरेज बिल्स पेएबल। बिल्स पेएबल नहीं बोलोगे तो भी चलेगा, मतलब मालूम रखो कि है उधर। एवरेज, सॉरी, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो कैसे निकालो? क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज क्रेडिटर। सेम क्रेडिटर वेलोसिटी या पेमेंट कैसे निकालोगे? सेम टाइम अपॉन क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो। उसी तरीके से स्टॉक की बात करिए। स्टॉक में क्या आता है? तीन टाइप के स्टॉक होते हैं। मेरे को तीनों मत बताओ, सिर्फ मुझे बताओ स्टॉक टर्नओवर रेशियो आपको आता है क्या? स्टॉक टर्नओवर रेशियो में क्या करना है? सीओजीएस अपॉन एवरेज स्टॉक। परफेक्ट। स्टॉक वेलोसिटी, टाइम अपॉन स्टॉक टर्नओवर रेशियो। आ जाओ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में मुझे बताओ कितने, जितने प्रॉफिट उतने रेशियो। जीपी रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, एनपीबीटी अपॉन एंड कंट्रीब्यूशन टू सेल्स। चार है, इजी है। जीपी रेशियो ज्यादा फेमस है, जीपी रेशियो ध्यान में रखना है। जीपी रेशियो कैसे निकालेगा? जीपी अपॉन सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स, बचपन से कर रहा है।
अदर रेशो में आ जाओ, रिटर्न रेशो। रिटर्न रेशो में अपने को टेबल याद रखना है, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, ईबीटी मिलता है टैक्स माइनस के, ईएटी मिलता है माइनस पीडी, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। इसमें 3 रेशो मेजरली अपन निकालते हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, पूरे पे रिटर्न, पूरे पे मतलब टोटल, ऊपर से आ जाओ, ईबीआईडी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, ईबीआईडी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। थोड़ा नीचे आओ, रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड, अभी सिर्फ शेयर होल्डर रिलेटेड बात करेंगे, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन शेयर होल्डर फंड, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन शेयर होल्डर फंड। तीसरा, इक्विटी शेयर होल्डर फंड रेशो निकालते हैं। तो इक्विटी को क्या देते हैं, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर अपॉन इक्विटी शेयर होल्डर फंड इंटू 100, सिंपल था। अब हम लोग टर्नओवर की मीनिंग चेंज कर देंगे, विल मेक इट सेल्स। तो उसमें आता है कैपिटल एम्प्लॉय टर्नओवर रेशो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो एंड फिक्स असेट टर्नओवर रेशो। कैपिटल एम्प्लॉय टर्नओवर रेशो मतलब कितना कैपिटल लगा के कितना टर्नओवर मिला, फिक्स असेट टर्नओवर कितना फिक्स असेट डाल के कितना टर्नओवर मिला, वर्किंग कैपिटल कितना डाल के कितना टर्नओवर मिला। सिंपल आंसर है, टर्नओवर अपॉन कैपिटल एम्प्लॉय टर्नओवर अपॉन वर्किंग कैपिटल टर्नओवर अपॉन फिक्स असेट। ईपीएस कैसे निकालते हैं, डीपीएस कैसे निकालते हैं, प्राइस अर्निंग रेशो कैसे निकालते हैं, डिविडेंड पे आउट रेशो कैसे निकालते हैं। ऐसे बार बार रिवाइज करोगे तो आपको याद हो जाएगा टोटल जो भी फॉर्मूलेज है। याद हो गया। अब क्या करना है आपको, सुनो, इसको दिमाग में सेट करो और चाहिए तो इसका चार्ट बना के आप घर में चिपका दो और उसको रोज सुबह शाम देखो, याद हो जाएगा। एनीवे हम लोग सम करेंगे तो याद हो ही जाएगा, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन फर्स्ट स्टार्टिंग में सम शुरू करने से पहले जितना रेशियोज आपको याद रहेगा उतना इजी हो जाएगा। सम्स कुछ नहीं है इसके सामने। 80% इज efforts in knowing the formulas. If you know the formula, then there is nothing to be taught about the ratios. फॉर्मूला मालूम है तो रेशियोज खत्म, और फॉर्मूला नहीं मालूम होने जैसा कुछ नहीं है। टोटल 30 रेशियोज आर देयर, 30, आपने 30 रेशियोज बाइट किए, सॉल्वेंसी, लिक्विडिटी, मैनेज कैपिटल स्ट्रक्चर, मैनेजमेंट एफिशिएंसी और प्रॉफिटेबिलिटी एंड अदर रेशियोज। देखो इस तरीके से हम लोग ने किया। तो बार बार क्या करना है, चीज़ों को बार बार रिवाइज करिए, दिमाग में सेट करिए और सोचिए। सोने से पहले एक बार सोच लो कौन से रेशियोज मैंने कराए। तो मैंने टोटल आपको 5 वैरायटीज है, 5 वैरायटीज। ये देखो इधर से लिखा था अपन ने, सॉल्वेंसी, लिक्विडिटी, कैपिटल स्ट्रक्चर, मैनेजमेंट एफिशिएंसी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। अगर तुझे मैं याद दिलाऊं तो सॉल्वेंसी में हमने कितने किए, 2 थे, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल एसेट। परफेक्ट। लिक्विडिटी में आ जाओ, बताओ क्या किया, इमीडिएट लिक्विडिटी एंड स्टॉक टू वर्किंग कैपिटल। इमीडिएट लिक्विडिटी को क्विक रेशो बोलते हैं। कैसे किया था, क्विक एसेट अपॉन क्विक लायबिलिटी। परफेक्ट। इसमें आ जाओ, स्टॉक टू वर्किंग कैपिटल, हो गया याद। कैपिटल स्ट्रक्चर में आओ, 2 बताया मैंने, डेट इक्विटी एंड कैपिटल गियरिंग रेशो। डेट इक्विटी कैसे निकालेगा, डेट अपॉन इक्विटी। कैपिटल गियरिंग कैसे निकालेगा, डेट प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अपॉन इक्विटी शेयर होल्डर फंड। याद आया क्या। मैनेजमेंट एफिशिएंसी में आ जाओ, मैनेजमेंट एफिशिएंसी में एक्सपेंस रेशो, सारे एक्सपेंस अपॉन सेल्स इनटू 100। दूसरा, डेटर्स टर्नओवर रेशो, क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज डेटर्स, और उसमें वेलोसिटी निकालना है तो टाइम अपॉन डेटर्स टर्नओवर रेशो। थर्ड, क्रेडिटर टर्नओवर रेशो कैसे निकाला, क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज क्रेडिटर। फोर्थ, स्टॉक टर्नओवर रेशो कैसे निकाला, सीओजीएस अपॉन एवरेज स्टॉक। हुआ कि नहीं याद। जीपी रेशो में आ जाओ, चलो जितने भी प्रॉफिट है उतने रेशो, जीपी रेशो, जीपी अपॉन सेल्स इंटू 100, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100, नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100। इंटू 100 तो बाई डिफॉल्ट है भाई, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100। अदर्स में इधर रिटर्न्स, रिटर्न्स में मैंने तुझे सिखाया रिटर्न्स ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड एंड रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर फंड। इसको रिटर्न ऑन इक्विटी भी बोलते हैं।
रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेगा, ईपीआईटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड कैसे निकालेगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन शेयर होल्डर फंड। रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड कैसे निकालेगा, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर अपॉन इक्विटी शेयर होल्डर फंड। दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू रिटर्न। दूसरा टर्नओवर रिलेटेड चीजें बताई, जिसमें 3 बताया मैंने, फिक्स असेट, कैपिटल एम्प्लॉयड, वर्किंग कैपिटल। टर्नओवर अपॉन ये तीनों नीचे, और वो तो 3 मिसलेनियस है, वो लुक्खा है। ये देख कितने में आ गया चार्ट। तो ऐसे चार्ट बना के भी प्रैक्टिस कर सकते हो आप लोग, समझा आपको। तो ऐसे मल्टीपल टाइप से आप प्रैक्टिस कर लीजिए, आप फॉर्मूले को दिमाग में सेट कर लीजिए, देन एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग कैन बी टेकन केयर। ओके, तो पहले रेशो का सारा फॉर्मूला याद रख लीजिए, देन विल टॉक।